हाँ, आइसोटॉप आइसोबार भी बताया, वो अपन पढ़ लिए, हाँ, बस वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी देखना है, ठीक है। तो बिफोर वेकेशन हमने एटम मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ा है, मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कुछ एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, है ना, और कुछ के नहीं करते। नीचे जो लिखे हैं उनके सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो सर बोलते हैं हाँ। और ग्रेविटेशन मेरा भी ग्रेविटेशन में थोड़ा सा हाफ रेट में आया था, तो वो नहीं पता कितना पार्ट आएगा कि नहीं, लोकेशन होगा। हाँ सर हम लोग ग्रेविटेशन आ रहा है 50 लोकेशन हो जाएगा नवंबर ना, चलो ठीक है, हो जाएगा सब, आगे देखिए, ठीक है। तो कुछ एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपने जैसे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट बट दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, समझ रहे हो, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल दो टाइप के थे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट O2 H2 N2 O3, है ना, और P4 S8, ये सब आपके मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से बने हुए। बट H2O, H2SO4, HCl और NH3, ये सब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, तो ये अलग अलग एलिमेंट के एटम से बने हुए हैं और ये एक ही एलिमेंट के एटम से बने हुए हैं। क्लियर है? ओके, ये तो क्या एटम मॉलिक्यूल क्या होता है। तो हमने बात की थी एटम का मास होता है, एटम का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखे थे, वैसे का आखिरी स्ट्रक्चर में आ रहा हूं बोर वाले में, कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इसी के कारण आपका न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो उसके कारण न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज मिलता है, ठीक है। आजू बाजू ऑर्बिट्स होती हैं जिसको अपन शेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट या शेल, ठीक है। इन ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो ये बोर का मॉडल था, तो बोर ने एक स्कीम भी निकाली थी इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने की, दैट स्कीम वाज नोन एज बोर-बेरी स्कीम। इसमें की पहला रूल हमने पढ़ा था 2n² रूल, कि फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकेंड शेल में n की वैल्यू 2, तो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। थर्ड शेल में n की वैल्यू 3, तो वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फोर्थ के लिए n की वैल्यू 4, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एंड सो ऑन। आखिरी वाले शेल को हम बैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है, हमने देखा था। आखिरी वाले शेल को बैलेंस शेल या बैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, और उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बोर का सेकेंड रूल था कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है। और इनको उन्होंने एनर्जी ऑर्बिट कहा था। क्या कहा था? हर ऑर्बिट की एक एनर्जी होती है जो कि फिक्स होती है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं। जैसे अपने बात की ना, 1 BHK में एक ही बेडरूम है, तो वहां पे 2 ही लोग रह सकते हैं। 2 BHK में 2 बेडरूम है, तो वहां पे 4 लोग रह सकते हैं। एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, पहले तो 15 लोग भी रह सकते हैं, 20 लोग भी रह सकते हैं, नीचे गद्दी बिछा बिछा के, चटाई बिछा बिछा के सो सकते हैं। बट आइडियली एक बेडरूम में 2 लोग रह सकते हैं, समझ रहे हैं। वैसे ही इनकी एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स वहां रहते हैं। सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की होती है, इसलिए उसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड में एनर्जी ज्यादा होती है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है।
थर्ड में और ज्यादा होती है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो थर्ड था कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट भराएंगी और फिर हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट्स भराएंगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले फर्स्ट शेल में जाएंगे, फर्स्ट शेल अगर फुल हो गया है तो सेकंड शेल में जाएंगे, सेकंड शेल फुल हो गया है तो थर्ड शेल में जाएंगे। एंड समझ रहे हो? आपको कोई बैठना ऐसा चाहिए, पहले फर्स्ट बेंच पे बैठना चाहिए, सबसे पहले आपके लास्ट बेंच पे बैठता है। सर मुझे देखना पाए, सर मेरी कॉपी ना देखना, सबसे पहले फर्स्ट बेंच पे बैठना चाहिए आइडियली। आइडियली कभी कोई चीज होती नहीं, फिर सेकंड बेंच भरनी चाहिए, फिर थर्ड बेंच भरनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। या तो आपको पहली बेंच दिख नहीं रही है, आप अंधे हो, आपको वही बेंच दिख रही है, आप वहीं जाके बैठे, बेंच तो यहाँ से रखनी चालू है ना, तो आपको यहाँ बैठना चाहिए सबसे पहले, आप आखिरी में जाके बैठे। समझ रहे? पर इलेक्ट्रॉन अच्छा है, इलेक्ट्रॉन ओबीडियंट, वो पहले अंदर बैठे फिर बाहर की तरफ जाए। समझ रहे? तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट पहली बार आएंगी और बाद में हायर एनर्जी ऑर्बिट करेंगे। क्लियर है? तो ये तीन रूल्स के हिसाब से हमने पहले 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास, उसके हिसाब से हम उसको प्लेसिंग करते हैं। दैट वाज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके। तो कमिंग ऑन टू एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर में क्या बताता है कि आपके एटम में कितने प्रोटॉन हैं, आपके एटम में कितने प्रोटॉन है, ये उसका एटॉमिक नंबर हमें बताता है। और एक एटम क्योंकि न्यूट्रल होता है इसलिए उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को भी रिप्रेजेंट बाय Z, इसलिए Z बराबर P बराबर P होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था। तो जब भी हम एक एटम का मास बोलते हैं तो हम सिर्फ इसका मास लेते हैं, ये सब नेग्लिजिबल है। समझ रहे? तो एटम का मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए एंड इट इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ। बात करेंगे यूनिट की, तो एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, जिसमें एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU होता है। हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाहे तो, बट वो ग्राम में वैल्यू बहुत छोटी है, ग्राम में वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए हम AMU में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। समझ रहे हो? मैं क्लियर? जैसे अंगूर को हम डजन में नहीं नापते ना, वो छोटे छोटे हैं, अब कितना काउंट करोगे? 12, इसलिए अपन उसको किलो में बेचते हैं। बट केले को तो 12 काउंट कर सकते हो ना, इसलिए केले डजन में मिलते हैं। तो चीजों के हिसाब से यूनिट चेंज होती है। तो ग्राम भी मास का यूनिट है, AMU भी मास का यूनिट है, पर क्योंकि चीजें छोटी हैं इसलिए उनके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नंबर काफी छोटा होगा। हम अपने मास को AMU में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वरना हमारा मास लाखों करोड़ों में आएगा। समझो, मैं 1 करोड़ AMU का हूँ, उससे भी ज्यादा, ये तो मैंने बहुत कम बोल दिया। 1 करोड़ AMU तो बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ AMU की तो मेरी उंगली भी नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए हम AMU अपने मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं करते, यूज kg और यूज पाउंड टू रिप्रेजेंट आवर मास। समझ रहे हैं? तो चीजों के हिसाब से हम यूनिट चेंज करते हैं। Am clear? तो AMU इज द यूनिट यूज फॉर एटॉमिक मास, क्योंकि वो चीजें बहुत छोटी है। AMU भी बहुत छोटा यूनिट है। 1 AMU का मतलब क्या होता है? इट इज 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। हाँ, मिक्स, ये वाला पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है ना? ये सब आपके एटम एंड मॉलिक्यूल के हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। सर, और इसके बाकी जो वाटर लेवल मॉडल्स और बाकी जो मॉडल्स हैं वो भी आते हैं? वो हैं, बट अब क्योंकि कोर्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का दिया नहीं, इसलिए मैंने वो चीज आप लोग को लिखवाई नहीं और पढ़ाया है मैंने। हम रदरफोर्ड, हम बोर्ड तक डायरेक्टली नहीं गए थे ना, हम जेनेट फंक्शन पढ़े थे, हमने रदरफोर्ड पढ़ा था, कैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जेनेट फंक्शन के मॉडल को फेल किया था, हमने ये भी देखा था। फिर हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा था, फिर बोर में कैसे रदरफोर्ड के मॉडल को फेल किया था, हमने वो देखा था, और फिर ये बोर का मॉडल हमने पढ़ा और बोर वरी की स्कीम पढ़ी। ये चीज कॉपी में लिखी हुई नहीं है, बट मैंने समझाई आपको। और भी क्यों समझाया था? क्योंकि आप लोग को पता करना था कि Na पॉजिटिव ही क्यों होता है, Na2 पॉजिटिव, Na3 पॉजिटिव क्यों नहीं होता है।
इसलिए वो पूरी कहानी मैंने सुनाई थी ताकि ये चीज समझ में आए कि Na1 पॉजिटिव क्यों है, और ये याद ना रखना पड़े कि Na1 पॉजिटिव। अगर आपको Na का एटॉमिक नंबर पता है दैट इज 11, उसमें भी अपन प्लीज याद किए थे रामान से वाला, है ना। तो अगर आपको एटॉमिक, अगर आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है दैट इज 11, दैट मींस इट हैज गॉट 11 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपको स्कीम पता है यू कैन डिवाइड दोस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, है ना। और अगर आपको ऑक्टेट रूल पता है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आराम से आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लोगे तो ये बन जाएगा Na1 अब इसके पास 11 प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन 10 ही बचे। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे ना, और प्रोटॉन भी 11 थे, तब तक वो एटम था, फिर वो बन गया आयन। क्या बन गया? वो भी पॉजिटिवली चार्ज करा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसके अंदर से एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ कैटायन। तो ये अब स्टेबल हो चुका है ना, इसलिए ये 1 पॉजिटिव नहीं बनता है। इसको 2 पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं है, इसको 3 पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं है। वही मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनता है, क्यों बनता है वो भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया था ऐसा चीज, ताकि कम से कम पहले 20 का आपको ये याद रखना ना पड़े, सिर्फ पॉली एटॉमिक का याद रखने मैंने आपको बोला। सल्फेट, कार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट, एसिटेट, ये सब मैंने बस आपको याद रखने बोला था, बाकी एटम्स का याद रखने की जरूरत नहीं है। आयन अपन पढ़े थे ना, आयंस क्या होते हैं? दे आर द चार्ज पार्टिकल। आयंस क्या थे? चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायन बोल रहे थे, एंड नेगेटिव को हम एनायन बोल रहे, राइट। अगर वो चार्ज ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, जैसे कि CO3 का 2 नेगेटिव, SO4 का 2 नेगेटिव, OH का 1 नेगेटिव, NO3 का 1 नेगेटिव, ये सारे ग्रुप है एटम के, अकेला एटम नहीं। अकेला एटम तो अपन इसको बोलेंगे Na पॉजिटिव, Cl 1 नेगेटिव। ऐसे सिंबल्स, सिंबल के भी तरीके थे, 3 तरीके थे, इनफैक्ट 4 तरीके थे। सिंगल लेटर वाला, फर्स्ट लेटर इज द सिंबल। 2 लेटर वाला, फर्स्ट सेकंड लेटर इज द सिंबल। 2 लेटर वाला, फर्स्ट एंड सम अदर लेटर अदर देन सेकंड, क्लोरीन और मैग्नीशियम। मैं और एग्जांपल पूछ रहा था, फर्स्ट और सम अदर लेटर, मैंने कहा प्लैटिनम बोला। प्लैटिनम एक एग्जांपल है ना, PP होता है, उसका सिंबल क्या होता है? PP, इसका सेकंड लेटर L, समझ रहे? और चौथा तरीका लैटिन नेम से, नाट्रियम से Na आया, कैलियम से K आया, फेरस से Fe आया, अर्जेंटस से Ag आया सिल्वर का, ऑरम से Au आया गोल्ड का, हाइड्रोगैरम से Hg आया मर्क्यूरी का, लेड का आया Pb प्लम्बम से, टिन का आया Sn स्टैनम से। ये सारे उसके क्या थे? लैटिन नेम्स। तो ये 4 तरीके के सिंबल के, और हमेशा मैंने बताया कि कभी भी सिंबल लिखी तो पहला लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। मैंने Na कैपिटल A नहीं लिखा, मैंने L को कैपिटल नहीं लिखा, C इज कैपिटल, L इज स्मॉल। लिखते समय आप लोग ऐसा लिख देते हो, गलत है। आपने C को भी स्मॉल कर दिया, C तो स्मॉल हो गया ना, C तो ये कैपिटल होता है ना। जनरली O को आप लोग स्मॉल लिख देते हो। SO4 लिखते समय देखो मेरा O S के बराबर ही लिखा था, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला बनाते हो, मैं अभी बता सकता हूँ कि अगर आप लोग होमवर्क किए हो शीट में, तो आपने सल्फेट को ऐसे लिखा हो, वो छोटा बना दो, पहले स्मॉल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो O शुड बी इक्विवेलेंट इन हाइट विद S, S के बराबर का होना चाहिए, तब तो कैपिटल बोलोगे दोनों को। अगर आपने O को छोटा बना दिया मतलब वो स्मॉल हो गया, S कैपिटल होगा। है ना क्लियर? ठीक है। तो ये आपके मोनो एटॉमिक है, ये क्या है? क्योंकि सिंगल सिंगल एटम के ऊपर चार्ज है, बट ये कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयन। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉली एटॉमिक आयन, गिव एग्जांपल। तो अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। पॉली मतलब ग्रुप, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब मेनी, मोर देन वन, पॉली बोल सकते हैं।
हालांकि आप डाई भी बोलते हो, डाई 2 के लिए यूज करते हैं, ट्राई 3 के लिए यूज करते हैं, पर जब हम इसकी बात करते हैं तो मोनो एंड पॉली दो ही टाइप के होते हैं। मोनो मतलब सिंगल एंड पॉली मतलब मोर देन वन। जैसे कि OH को भी पॉली बोलूंगा, दो एटम है ना, O है और H है, तो ये सब आपके पॉलीएटॉमिक आयंस। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। ये कुछ पॉलीएटॉमिक तो बस मैंने याद रखने बोला था, ये 4 इसके अलावा बाइकार्बोनेट बनता है। जब बाइकार्बोनेट बनता है तो कैसा होगा, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनेगा, HCO3 का 1 नेगेटिव, इसी से बाइसल्फेट बन जाएगा, HSO3 का 1 नेगेटिव। फिर एसीटेट बनाया था हमने CH3COO का 1 नेगेटिव, पढ़े थे ये भी। तो ये कुछ पॉलीएटॉमिक है जिनको याद रखना। क्लियर है? ये नाइट्रेट है, ऐसे ही नाइट्राइट होता है NO2 का 1 नेगेटिव, और एक नाइट्राइड होता है वो N3 का नेगेटिव। ये नाइट्रोजन से आएगा तो बना सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। ये 5 लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, 3 गेन करेगा ताकि 8 हो जाए। तो इसका 3 गेन किया है, इसलिए N3 नेगेटिव, ताकि N2 नेगेटिव या N1 नेगेटिव। समझ रहे हैं? तो अगर आपको ये चार्जेस पता है तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर फॉर्मूला बनाना है तो इसका याद रखने की जरूरत है, बट इसका आप बना सकते हो। अब बोल नहीं रहा हूं मैं कुछ, बोलने की जरूरत है। एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, 2 लूज किया, 8 हो गए, Mg2 पॉजिटिव। एक बार अगर आपको इन दोनों के आयंस के सिंबल पता चल जाए, है ना, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अगला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये है, अगला स्टेप में अपन Mg के नीचे 2 लिख देते हैं और OH के नीचे 1, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है और जो नंबर यहाँ से क्रिस क्रॉस होके जाने वाला है वो 1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट भी आएगा। अब ये 2 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है बट 1 रहता है। MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये उस समय भी पूछे थे आपको, मैंने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया ना उसके पास। पहले मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो अब भी 12 प्रोटॉन है पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए ना, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आर कैंसल्ड बाय 10 प्रोटॉन, पर 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है ना, वो 2 प्रोटॉन कहाँ है? चार्ज। इसको मैंने फिलोसफिकली बताया है ना, कि अगर आपके पास कोई आके आपको नेगेटिवली मतलब आपको बहुत डीमोटिवेट कर दे तो आप मोटिवेट थोड़ी ना हो जाओगे, आप तो डीमोटिवेट ही होगे ना, आप तो डिप्रेस ही होगे ना, है ना। तो अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो आप नेगेटिव ही होगे। हाँ, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको मैंने अच्छा मोटिवेट किया तो आपके अंदर से नेगेटिव थॉट बाहर आ जाएगा, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। समझ रहे? इसको अपन ऐसे फिलोसफिकली भी समझ सकते हैं, ये लाइफ से रिलेटेड हो गया ना चीज, इसमें फिलोसफी ज्ञान, इसको अपन ज्ञान बोलते, ज्ञान मतलब बहुत आगे बढ़े। अगर आपको ये पता है तो आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन 2-3 टाइप के आ सकते हैं, एक तो आपको नाम दे देगा, फॉर्मूला पूछेगा, या फॉर्मूला दे देगा, नाम पूछेगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन नाम बोल देगा और बोलेगा बताओ इसमें एलिमेंट कौन कौन से। तो कौन कौन से एलिमेंट है? मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। समझ में आ रही बात? हाँ, क्लियर है? और क्या है क्या? अच्छा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थी। अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं, देखो सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको फ्रेज पता है तो आपको सीक्वेंस पता है। क्या था पहला फ्रेज हमारा? आई व्हील लिए बिना भी चाची, नानी और फूफा जी नाचेंगे। ये पहले 10 एलिमेंट है ना, ये इनका एटॉमिक नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10। ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा, पहले सोडा, पेप्सी सोडा कोला और काजू, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 टिल 20। समझ रहे हो? तो अगर ये पता है ना तभी कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, क्योंकि यही तो बता रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितनों को बैठाना है। समझ रहे हो? ये नहीं पता रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे तो बता नहीं पाएंगे कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, जो आपके क्वेश्चन में दिख रहा है वही तो है। और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाओगे तो बैलेंस ही नहीं बताओगे। 8 - 5 मैं बैलेंस में लिखा था ना कि जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 है उसकी वैलेंसी भी वही होता है। और अगर किसी के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 है, 8 है तो लास्ट शेयर में वो भी नहीं सकते, तो उस केस में अपन 8 माइनस करें। अकॉर्डिंगली 5 वाले का हो जाएगा 3, 6 वाले का हो जाएगा 2, 7 वाले का हो जाएगा 1 एंड 8 वाले का हो जाएगा 3। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बट इसकी वैलेंसी 0 है। तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है गेन कर, तो बिकम स्टेबल, to become 8, to become 2, triplet and octet ना। अपने आखिरी शेल को सेटिस्फाई करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वही उसकी वैलेंसी। पता चल जाता है ना? अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो मास पता है तो सब पता है। क्लोरीन का मास 35.5 है, सल्फर का मास 32 है। तो सल्फर के पास प्रोटॉन कितने हैं? 16, तो क्या एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। जब तक वो एटम है तब तक, जब वो आयन बन जाएगा तब 16 नहीं रहेंगे, तब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है? और न्यूट्रॉन कितने हैं? 32 - 16, तो न्यूट्रॉन होता क्या है? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी तो पीछे लिखे थे एटॉमिक मास इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? A - P। अगर आपको मास पता है तो आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। हमने पूरा टेबल बनाया ना एक लंबा सा, इसमें हमने सब लिखा है, इसका नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? लास्ट एक टॉपिक था आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। आइसोटॉप्स का मतलब क्या था? दे वर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट थे तो इसलिए उनका एटॉमिक नंबर सेम था, बट एटॉमिक मास, जिसको अपन मास नंबर भी बोलते हैं, वो डिफरेंट था। जैसे कि क्लोरीन के 2 होते हैं, एक 35 वाला और एक 47 वाला। आपने देखा मैंने पीछे मास 35.5 लिखा था, तो एक्चुअली में 35.5 आया कहां से? ये वाला जो आइसोटॉप है ना, ये नेचर में 75% प्रेजेंट और ये नेचर में 25%। ठीक है? तो इनका मास कैसे निकाला जाए? 2 टाइप के मास है ना, 35, 37। हमको टेबल में तो पीरियोडिक टेबल में तो एक ही क्लोरीन लिखा हुआ है 17 और 35.5, तो ये 35.5 कहां से है? It is the average of 35 and 37, but this average is not like a mathematic average. Mathematic average में अपन दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ कैसे एवरेज निकालेंगे? उनका एबेंडेंसी के हिसाब से 75/100 into 35 plus 25/100 into 37। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस एज 26.25 और ये आपको मिलेगा 9.25। ऐड करेंगे तो 35.5 आएगा। सर ऐसे करते हैं आप एवरेज फाइंड मैं आपको जो दिया था टेबल, क्वेश्चन वही था ब्रोमीन का, है ना? वो क्वेश्चन वैसे ही आपको 2 ब्रोमीन दिए थे, दोनों का एबेंडेंसी ब्रैकेट में लिखा हुआ था,
दोनों का मास लिखा हुआ है, आपको बस यही करना है, उनका परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना है और इनटू उसका मास, फिर दूसरे वाले के परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना है इनटू उसका मास, ऐड करने पे आपको एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। समझ गए? सिंपल तो है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये होते हैं आइसोटॉप्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास अलग अलग है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एन एटम। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले उसका सिंबल लिखेंगे, नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर उसका एटॉमिक मास। ठीक है, और आइसोबार्स क्या थे? दे वर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्या थे वो? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब आपने एलिमेंट को डिफरेंट बोल दिया तो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक मास सेम होगा। और पहले 20 में हम तो आइसोबार पढ़ते हैं, आर्गन एंड टेस्ट। एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, 18 एंड 20, बट दोनों का मास सेम होता है, दैट इज 40। मास को याद रखने का ही मैंने ट्रिक बताया था, जिसका एटॉमिक नंबर इवन है उसके मास को डबल कर दो, एक्सेप्ट एक तो कुछ था, और जिनका मास ऑड है उनका डबल प्लस 1 कर दो। दो तीन एक्सेप्शन थे, टोटल 20 में से 5 एक्सेप्शन थे, बाकी 15 का आप ये रूल से निकाल सकते हैं। ये रूल नहीं है, ये जैसे जुगाड़ है। ठीक है, हमने याद रखने का जुगाड़ बनना है, ये रूल नहीं है, ये लॉ नहीं है। लॉ वो होता है जो किताब में लिखा हो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जुगाड़ है। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे वो नाम याद रखना भी जुगाड़, कहीं लिखा कि आपकी बुक में नाम वाम लग जाता है, वो भी जुगाड़ है कि बंदे जुगाड़ लगा के उस 20 नाम को याद रखता। क्लियर? ओके, दिस वाज ऑल अबाउट जो अपन पढ़े अभी तक चैप्टर, है ना। अब बात करते हैं वो शीट की जो मैंने भेजी थी, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास पता चल जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बस इस मॉलिक्यूल के सारे एटम के मास को ऐड करना है, ये भी अपन ने किया है ना। अगर एक बार आप फॉर्मूला बना लिए तब तो मास निकाल पाओगे, नाम से मास नहीं निकाल पाओगे। जब तक आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं बनाओगे, आपको पता नहीं रहेगा कि कितने Mg है, कितने O है, कितने H है, तब तक आप मास नहीं निकाल सकते। मैं क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। पहला बना के दिखा रहा हूं, बाकी सबका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा। सोडियम का Na पॉजिटिव, O का 2 नेगेटिव, Na के नीचे 1, O के नीचे 2, ये 2 इधर गया, ये 1 इधर गया, बन गया Na2। एक और चीज मैंने बताई थी कि एन आयन का नाम चेंज होता है, कैट आयन का नाम सेम रहता है। सोडियम सोडियम ही है बट ऑक्सीजन ऑक्साइड बन चुका है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम सोडियम ही है अभी, बट क्लोरीन क्लोराइड बन गया। उसका नाम क्या था? क्लोरीन। पर जब वो एनायन बना तो उसका नाम क्या हो गया? क्लोराइड। तो एनायन का नाम चेंज होता है, कैट आयन का बस सरनेम चेंज होता है, एटम की जगह आयन बन जाता है। नाउ दिस इज नोन एज सोडियम आयन। जब तक वो Na था तब तक अपन उसको सोडियम एटम बोलते थे, अब ये क्या है? सोडियम। ठीक है, बाकी का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना जो बनाए हैं, जो नहीं बनाए वो ट्राई करेंगे। कितने लोग नहीं बनाए? पृथ्वी बनाए? वेश कहाँ? उसका रुचि। सेकेंड है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज AlCl3। थर्ड है सोडियम सल्फाइड है, ध्यान देना। आइड आइड 8 में कंफ्यूज नहीं होंगे, आइड 2 नेगेटिव होता है, आइड SO3 2 नेगेटिव होता है, और 8 SO4 2 नेगेटिव होता है। आइड आइड एंड यहाँ पे आइड है, मतलब पहला वाला। ठीक है, किसका बनाना है? तो Na2S, ये बनेगा Na2S। ठीक है, जहां स्मॉल लेटर मैंने A को नीचे लिखा है, दिख रहा है ना आप लोग को, और जहां कैपिटल है मैंने O को N के बराबर लिखा है। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो अभी बनाए थे अपन, MgOH का होल ट्वाइस, ब्रैकेट हटा, नंबर कटा। ठीक है, ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे, जहां नंबर 1 से बड़ा आएगा वहां पे ब्रैकेट आएगा। पॉलीएटॉमिक में यहाँ जरूरत नहीं है, ये सब तो मोनोएटॉमिक है। Cl के पास ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इसका नंबर बड़ा है 1 से,
तो Cl तो मोनोएटॉमिक है ना, जहां पॉलीएटॉमिक आएगा वहां नंबर है, वहां ब्रैकेट आएगा, और वो भी तब जब नंबर 1 से बड़ा आता है, ठीक है। ओके, अगला, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय Al2SO4 का थ्राइस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना। हाँ, पहला वाला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। Al2 है ना, एक कंफ्यूजन एल्यूमिनियम और अमोनियम में भी होता है। अमोनियम इज NH4 1+, एल्यूमिनियम इज Al3+, समझ रहे? तो एल्यूमिनियम सल्फेट, क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, CaCl2, कार्बन की कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। थर्ड है, कार्बन क्लोराइड ही लिखा है क्या? थर्ड है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या है, दिख रहा है वो, समझ में आ गया था, छूट गया ना, ठीक है। चलो अगला, थर्ड मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला है, H2 का क्या होगा, 2 AMU, यूनिट लिखेंगे। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ठीक है, तो ऐसे दो हाइड्रोजन होते हैं, 2 × 1 2 AMU। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास को ऐड करो, जैसे कि O2, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 16 × 2 32 AMU। फिर क्या है, Cl2, 35.5 × 2 71 AMU। फिर CO2, अब यहां ध्यान दो, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन एक है तो 1 × 12, कार्बन का मास 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है और हर एक का मास 16 होता है, तो 32 + 12 इज 44 AMU। यहाँ पे ये ऐड करना मुश्किल नहीं है, मास याद रखना मुश्किल है। कोई मास बता देगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, फिर तो बस ऐड ही तो करना है। उसके बाद CO2 के बाद CH4, 12 + 4 16, समझ में आ रहा है। उसके बाद था C2H6, 2 × 12 + 6 × 1 30 AMU। फिर था C2H4, 24 इसका और 4 इसका, 28 AMU। चेक कर रहे हो ना। फिर था NH3, 14 इसका और 3 इसका, 17 AMU। ठीक है, मास याद होना चाहिए तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में। TH3OH, 12 इसका, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, 12 × 16 16 16 32 32 क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द केमिकल सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बन गया होगा। और देखो आपके, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन वो नहीं है, फॉर्मूला यूनिट मास अगला होगा ना, उसमें यही करना, ZNO, ZNO कितना दिया, देखो दिया भी है, नाम नहीं बताना है, मास बताना। जिंक का कितना दिया है, 65, ऑक्सीजन का कितना दिया है, 60, कितना हो जाएगा ऐड करने पे, 81 AMU। समझ रहे, वो भी वही नई चीज है, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। नेक्स्ट, Na2O, 23 × 2 सोडियम का एंड 16 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा, 46 + 51 61 आ रहा है, अरे हाँ है ना। एंड थर्ड था K2CO3, 39 × 2 हो जाएगा 78 + 12 कार्बन का प्लस 3 × 60 48, कितना ऐड कर रहे, 138 आ रहा है बच्चा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंबल बताना था, गोल्ड का AU, और हमसे आया है
आयरन का Fe फेरम से आया है, क्लोरीन का Cl फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, एंड मर्क्यूरी का Hg हाइड्रो गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग और आल्सो आइडेंटिफाई आयन प्रेजेंट। केमिकल फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, MgCl2। व्हाट आर द आयंस, Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये लिखना है। ठीक है। सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। व्हाट आर द आयंस, Ca2 प्लस O2 नेगेटिव, दोनों का 2 कैंसिल हो गया, याद है HCl से डिवाइड करते थे। कॉप ये पता करना पड़ेगा कि सच में कुछ नहीं है या टू दैट CA वो है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि CA लिख के और O लिख के वो नहीं, बट इनकी वैलेंसी हमें पता है ना कैल्शियम और ऑक्सीजन की, तभी तो अपन Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव लिखते हैं। इससे तो यहाँ पे आयन लिखने बोला है, वरना कोई लिखने वाला तो ऐसा भी लिख सकता था ना जो आप बोल रहे हो। ठीक है ना, तो फॉर्मूला भले यही बनेगा इससे भी, बट आयंस ये थोड़ी ना होता है, आयंस क्या होते हैं, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। ठीक है। अगला है कॉपर नाइट्रेट। देखो कॉपर ना 2 टाइप के होते हैं, कुछ की वैलेंसी वेरिएबल होती है। जैसे आयरन आपके 2 टाइप के होते हैं, आयरन 2 पॉजिटिव भी होता है, आयरन 3 पॉजिटिव भी होता है। कॉपर भी 2 टाइप के होते हैं, 1 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। इनके लिए ना आपको या तो ऐसा लिखा रहेगा आयरन ब्रैकेट में रोमन लेटर में 2, आयरन ब्रैकेट में रोमन लेटर में 3, या फिर फेरस अस लिखा रहेगा लास्ट में, या फिर इक लिखा रहेगा लास्ट में। वैसे ये कॉपर 1 रोमन लेटर में या फिर कॉपर 2 रोमन लेटर में, अदरवाइज क्यूपरस एंड क्यूपरेट। समझ रहे हो ना? जो छोटी वैलेंसी होती है उसके लिए अपन अस लगाते हैं, जो बड़ी वैलेंसी होती है उसके लिए अपन इक लगाते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रैकेट में लिखा रहेगा, नहीं लिखा तो आप अपने मन से अज्यूम कर लो, उसे यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप इसको 2 मान लो, कॉपर नाइट्रेट 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि NO3 1 नेगेटिव होता है और कॉपर क्यूप्रिक 2 पॉजिटिव, तो CuNO3 का होल ट्वाइस। आपके आयंस क्या क्या है, these are the ions। समझ गए? नेक्स्ट अगला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला AlCl3 ऊपर लिखा, Al का 3 पॉजिटिव होता है एंड Cl का 1 नेगेटिव। फिर लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और फॉर्मूला में कैल्शियम का 2 पॉजिटिव एंड कार्बोनेट का 2 नेगेटिव। देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि जंप करके 1 आ रहा है, इसलिए यहां ब्रैकेट की जरूरत नहीं, भले पॉलीएटॉमिक है, CO3 इज आल्सो पॉलीएटॉमिक राइट, बट यहां ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि 1 आया। क्लियर है? 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स था। क्वेश्चन नंबर 7, in a chemical reaction the sum of masses of reactant and product remains unchanged, this is called लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये भी पढ़ेगा अपन, 2 लॉ भी पढ़े थे इस चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या एटम या मास, सबका मतलब एक ही है। हर एटम, हर मैटर एटम से बना है, हर एटम का एक मास, यू कैन यूज मैटर, एटम या मास, सही थी। ठीक है, ओके। एक और लॉ क्या पढ़े थे अपन, डेफिनेट प्रपोर्शन वाला, है ना। कोई भी कंपाउंड कहीं से भी लेके आओ, उसका डेफिनेट प्रपोर्शन होगा। आप वाटर लेके आओ, आप वाटर लेके आओ, मैं वाटर लेके आओ, तीनों के वाटर में हाइड्रोजन 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन 1 एटम होगा, उनका जो रेशियो है मास का वो हमेशा 1:8 का रहेगा। ठीक है, 2/16, 1/8। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। ये था इसका the formula unit mass of Ca3PO4 का ट्वाइस आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, 3 × 40 प्लस फॉस्फोरस कितना है 2, 31, उस ब्रैकेट के बाद 2 लगाए ना, मतलब फॉस्फोरस 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 6 की 8। CaPO4 का
होल ट्वाइस। तो P मैंने 2 बोला, ऑप्शन कितने होंगे, 6 होंगे कि 8 होंगे? हाँ क्या नहीं हो, नहीं बनाया, कितने लोग बनाए क्वेश्चन? लास्ट ईयर नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया, एक भी क्वेश्चन नहीं बना, सर शुरू क्या छोड़ दो। अगर आपको एंड समझ में नहीं आ रहा कितना होगा, PO4 को 2 बार लिख के देखो ना, PO4 का मतलब, PO4 ट्वाइस का मतलब क्या, PO4 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते। 4 + 2 नहीं करेंगे, 4 × 2 करेंगे, ठीक है? तो 8 × 16 क्लियर है? ऐड कर लो, 120 62 और कितना होगा 16 × 8 138 क्या तो 7 ना 50 का है ठीक 128 होगा 128 मैंने कैसे निकाला 16 × 10 160 होता है ना 16 × 10 कितना होता है 160 और 16 × 2 32 160 में से 32 को माइनस कर दिया 120 और ऐड करो कितना आ रहा है 120 120 240 हो गया 240 और 60 300 हो गया 300 और 8 308 और 2 310 ठीक है फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 एंड दैट ऑफ अमोनियम सल्फेट तो अमोनियम आया यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं है NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम आयन NH4 का 1 पॉजिटिव होता है और सल्फेट SO4 का 2 नेगेटिव है 2 इधर आएगा 1 उधर जाएगा इधर ब्रैकेट नहीं लगा क्योंकि 1 गया था और इधर ब्रैकेट लगा क्योंकि 2 आया दोनों ही पॉजिटिव काम ही करा नेक्स्ट हो गया ना 4 ही थे ना 8th क्वेश्चन क्या है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो भी 8 ठीक है देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर 8 क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन टेल्स अस द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ठीक है एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम चार्ज पूछ रहा है तो एटम में पूछा तो 0 ही बोलेंगे है ना आयन बोलता है तो 2 नेगेटिव बोलता है ना क्योंकि देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना तो उसको 2,6 करना पड़ेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब तो 8 होगा ना तो अगर आयन बोला होता ना तो अपन 2 नेगेटिव बोलते हैं पर क्योंकि एटम बोला तो 0 चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ऑक्सीजन आयन के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन ये बन जाएगा 9th अब हाँ सर एक 49.7 है डिवाइडेड बाय 100 इनटू उसका मास कितना है 79 मास ऊपर लिखा है नंबर नीचे लिखा होता है ठीक है प्लस उसका क्या है 50.3 अपॉन 100 इंटू 85 बस इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा 10th हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन तो निकालना है तो मैट्रिक्स भी तो पूछा था वो निकाल दिए तो समझ जाएंगे ठीक है निकालना जरूरी है 17 कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 8 minus 7 is 1 next sulfur 16 2,8,6 8 minus 6 is magnesium 2,8,2 इसकी वैलेंसी भी ठीक है लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 composition of the nuclei of
टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर, एक्स और वाई के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रोटॉन 6 है एक्स के पास और न्यूट्रॉन 6 है, राइट। वाई के पास 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। इससे इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है 6, बट एटॉमिक मास क्या है 12। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? टॉपिक नंबर क्या है? दोनों का 6 है ना, क्योंकि दोनों के पास प्रोटॉन 6 है। नंबर क्या, प्रोटॉन क्या बताता है एटॉमिक नंबर। दोनों स्पीशीज का एटॉमिक नंबर सेम है बट मासेस अलग अलग है। इन टाइप के स्पीशीज को क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स। ये पूछा ना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू, बोथ आर आइसोटॉप्स। दोनों का नाम मास समझ पूछा 14 15 12 14 बता दिए और रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, तो बोथ आर क्लियर है ये, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर हो गया, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर का, डिस्कवरी ऑफ। तीनों का डिस्कवरी देखिए। सबसे पहले बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। ये नहीं डाल दीजिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। कैथोड रे में जो डिस्कवरी हुआ था ना वो पार्टिकल एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हुआ क्या था, जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब किसी और ने इन्वेंट किया था, बट जे थॉमसन ने उस डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। ग्लास का बना हुआ था वो डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थे। वो इलेक्ट्रोड्स नॉर्मल होंगे जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करोगे। जहां आपने एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और दूसरे को नेगेटिव से, तब पॉजिटिव वाला कहलाता है एनोड और नेगेटिव वाला कहलाता है कैथोड, ठीक है। एक्चुअली इन्हीं से नाम पड़ा है कैटायन एंड एनायन। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो वो नेगेटिव के पास भागेगा। मतलब ऐसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे ना, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज का नाम पड़ा है कैट। अब ये तो इलेक्ट्रोड था इसलिए ओड लगा, तो ये तो आयन है ना, इसलिए यहाँ पे आयन लगा। और नेगेटिव वाला आयन किसकी तरफ भागेगा, एन आयन की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा एन, और क्योंकि वो भी आयन है इसलिए एन। समझ गया ना। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को अपन एनोड बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। एक्चुअली जे थॉमसन ना ये स्टडी करना चाह रहे थे, तो वो कोई स्टडी कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। एयर, यहाँ एयर है, क्या यहाँ की एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है? नहीं ना, अगर कर रही होती तो आपको करंट लगता है, समझ लो। मतलब एक वायर को मैं अगर खुला छोड़ दूंगा यहाँ पे और उसमें करंट है, वो करंट ट्रैवल करके जाके पत्थर को लगता है। अगर एयर कंडक्टिंग होती तो, एयर कंडक्टिंग नहीं होती तब एक नॉर्मल प्रेशर, रूम प्रेशर, अभी रूम प्रेशर है, तो रूम प्रेशर पे एयर नॉन कंडक्टिंग होती है, ये तो सबको पता है। बट वो ये स्टडी करना चाह रहे थे कि क्या मैं एयर का प्रेशर कम करूं तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब लिया। इस ग्लास ट्यूब की खास बात क्या थी, उसके पास यहाँ पे वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप से आप एयर को बाहर निकाल के अंदर का प्रेशर कम कर सकते हैं। समझते हो, वैक्यूम क्लीनर से सब करके चीजों को अंदर लेता है ना, तो वो अगर आप एक रूम से सारा वैक्यूम मतलब सारी एयर निकाल लोगे तो वो रूम में वैक्यूम हो जाएगा, एयर नहीं लगेगी। वही काम यहाँ पे एयर भरने के बाद यहाँ का वैक्यूम पंप वही काम कर रहा है। उसने एयर को बाहर निकाला ताकि अंदर प्रेशर एयर का कम हो जाए। समझ रहे, पहले एयर ज्यादा थी तो प्रेशर ज्यादा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी। पर जब उन्होंने वैक्यूम पंप से कुछ एयर को खींच लिया तो अब एयर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए ना अंदर, तो प्रेशर भी कम होगा।
प्रेशर क्या होता है एयर का? मॉलिक्यूल्स जो बार बार अपने आपस में टकराते हैं और जा जाके बॉल से टकराते हैं, टकराएंगे ना जा जाके बॉल से, तो वो बॉल पे जाके प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एयर का प्रेशर। अगर मॉलिक्यूल कम कर दोगे खींच के तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा अंदर। जब प्रेशर कम किया ना उन्होंने, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से एनोड की तरफ एक रे जा रही थी, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन गैस अंदर भरी थी, तो वो रे उनको ग्रीन कलर की दिख रही थी। डिपेंडिंग अपॉन अदर गैसेस रे का कलर चेंज हो सकता है, इन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ठीक है, तो ये रे को उन्होंने नाम दिया कैथोड रे। क्यों? क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी, ऑब्वियसली बात है। जो रे कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है उस रे को उन्होंने क्या नाम दिया? कैथोड। अब ये तो उनका कैथोड रे का डिस्कवरी हुआ, और उनके दिमाग में एक चीज आई, क्या ये रे में कोई पार्टिकल है? ये रे सिर्फ एक रे है, एक वेव है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया ना, एक माइका करके एलिमेंट होता है, माइका, MICA। माइका मतलब वो मम्मी का माइका नहीं, नानी घर में, MICA, और लाइट एलिमेंट होता है। उन्होंने क्या की, इसकी एक चक्री बनाई, जैसे वो चक्री होती है ना जिसको लेकर ना दौड़ते हैं, कागज का चक्री रहता है, तो चक्री घूमता है, नीचे बांस का डंडी रहता है, और तुम इसको लेके या साइकिल में लगा देते हो ताकि साइकिल चले तो गोल गोल घूमता रहे। हाँ, तो ऐसी कुछ चक्री ना उन्होंने यहाँ पे लगाई। उनका ये मानना था कि अगर मैंने यहाँ पे एक चक्री लगाई और अगर ये रे इस चक्री से टकराई और अगर चक्री घूमी, मतलब उस रे में पार्टिकल है, तभी ना घूमी। हमारी चक्री क्यों घूमती है? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं एयर के, वो मॉलिक्यूल्स एयर के आपके चक्री में टकराते हैं, वो चक्री घूमती है। हाँ, तो अगर ये चक्री घूमी मतलब इस रे में भी पार्टिकल है, तो वो चक्री घूमी थी, तो ये फिक्स होगा कि पार्टिकल तो है, वो रे में छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब एक और चीज उनके दिमाग में आई, ये पार्टिकल का चार्ज क्या होगा? पार्टिकल तो है और इसका चार्ज क्या है? तो उन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिव प्लेट ऊपर रखी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऊपर रखी, और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट नीचे रखी, और फिर से एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जो रे निकल रही थी ना, पहले वो स्ट्रेट जा रही थी क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, पर अब जब रे निकली तो अब ये रे जो है ना, निकलते साथ यहां आने के बाद वो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लगी। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज, मतलब वो रे में कोई ऐसे पार्टिकल है जो नेगेटिवली चार्ज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? रीड कर पा रहे हो ना? पहले उन्होंने गैस के प्रेशर को कम किया, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक रे जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ, उस रे को कैथोड रे नाम दे दिया क्योंकि कैथोड से निकल रही थी। अब उस रे में पार्टिकल है कि नहीं, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किए तो पार्टिकल निकले, और वो पार्टिकल का चार्ज निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया, तो उन्होंने देखा कि वो सारी रे जो है ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही। अगर वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधी चली जाती ना, तो अपन वो बोलते कि वो पार्टिकल न्यूट्रल है। ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? सारी की सारी रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। दिस मींस दैट कि उस रे में जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है। इन्होंने उसको रिपेल किया, इन्होंने उसको अट्रैक्ट किया। समझ रहे हैं? और इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इज द वर्ड केम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, के आता है ना, जिसका मीनिंग होता है एम्बर। एम्बर मतलब सिल्क क्लोथ, सिल्क से इलेक्ट्रॉन ऐसा करके नाम आया है। ठीक है, तो ये हुए इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कुछ ऐसे हुई। जे थॉमसन, हु डिस्कवर्ड इट? जे थॉमसन। ठीक है, अब जब ये डिस्कवरी हो गया तो थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये जे थॉमसन ने ये भी कहा था कि एटम न्यूट्रल होता है, पर इनको दिमाग नहीं आया कि अगर एटम न्यूट्रल है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके अंदर, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होंगे और बराबर नंबर में होंगे, तभी तो न्यूट्रल बोल रहे हो। तो ये दिमाग आया है गोल्ड्स्की।
गोल्डस्टीन ने दिमाग लगाया कि अगर जब ऐसा है तो एनोड से भी कोई रे निकलनी चाहिए जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने चाहिए और उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने चाहिए जितने की नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी तो एटम एज अ होल न्यूट्रॉन बोलेंगे ना। तो फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट पे परफॉर्म किया किसने, गोल्डस्टीन। ये फंक्शन का तो काम खत्म हो गया, ये तो हम खुश हो गए कि चलो मैंने डिस्कवरी कर दी, बट उन्होंने प्रोटॉन के बारे में सोचा नहीं, वो गोल्डस्टीन ने सोचा। बट अगर एक रे निकल रही होती है एनोड से तो रे तो हमें यहाँ भी दिखती है ना, अभी तो दिखती है, यहाँ भी तो एनोड है ना, ये तो एनोड था, रे यहाँ भी दिखती। हो सकता है वो रे इनविजिबल हो, पॉसिबल है ना। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्होंने फिर से वो रे गैस का ट्यूब लिया, कैथोड लिया, एनोड लिया, बट अब इस बार उन्होंने कैथोड को क्या किया, परफोरेशन दिए। परफोरेशन मतलब बीच बीच में गैप दिया। और एक फोटोग्राफिक प्लेट आती है, जिंक सल्फाइड की बनती है वो, जिसमें अगर कोई इनविजिबल पार्टिकल आके स्ट्राइक करता तो हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई आके स्ट्राइक किया, वो कलर हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे मैंने उसकी प्लेट बिछा दी ना, तो अगर कोई इनविजिबल पार्टिकल उसका आके टकराएगा तो वो कलर हो जाएगी, इसका मतलब कोई पार्टिकल आके टकरा रहा है जो इनविजिबल। तो अब एनोड से कैथोड से तो रे जाएगी एज यूजुअल, कैथोड रे है ना, बट अब साथ में एनोड की रे भले यहां नहीं दिख रही होगी, बट जब वो यहां से निकली ना तो हमें यहां दिख रही है कि वो यहां आके टकराई फोटोग्राफिक प्लेट से, तो हमें यहां वो रे दिख, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया, एक तो एनोड रे क्योंकि एनोड से निकल रही है, और एक और नाम क्या दिया गया, कैनाल रे। कैनाल का मतलब क्या होता है, गुफा। तो ये गुफा जैसी दिखती है ना, दो के बीच से निकल के आ रही ना बाहर, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, कैनाल रे। सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट रखे, तो इस बार वो एनोड रे किस तरफ गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, दैट वाज प्रोटॉन। ठीक है, तो आज यही तक रहने देते हैं, न्यूट्रॉन की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं और इसको फिर लिख के नेक्स्ट क्लास हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, लिखने वाला काम भी हो जाएगा और अपन इंडेक्स क्वेश्चन चालू कर देंगे। अपने मॉड्यूल के पूरे करने हैं एक्सेप्ट दोस मोल कांसेप्ट वाला पार्ट, और फिर इस पर। ठीक है, मोल कांसेप्ट नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास तक ही है। स्कूल में पढ़ाएंगे तो बताना।